हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत अपन अपराध क्या है और इसके क्या क्या आवश्यक तत्व हो सकते हैं, इस प्रश्न पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पॉइंट उठाते हैं कि अपराध क्या है। किसी सक्षम व्यक्ति के द्वारा राज नियमों के विरुद्ध किया गया कोई भी कार्य या कार्यलोप अपराध कहलाता है। विभिन्न विद्वानों ने अपराध की परिभाषा विभिन्न प्रकार से दी है। जैसे कैनी महोदय के अनुसार अपराध उन अवैधानिक कार्यों को कहते हैं जिसके बदले दंड दिया जाता है और वे क्षम्य नहीं होते। यदि क्षम्य होते भी हैं तो राज्य के अतिरिक्त अन्य कोई भी इन्हें क्षमा नहीं कर सकता। कैनी महोदय का मानना है कि अपराध हम उन अवैधानिक कार्यों को मानेंगे या उन कार्यों को मानेंगे जिसे राज्य ने प्रोहिबिटेड कर रखा है, और इनमें अगर क्षमा देने का प्रावधान है तो राज्य ही सिर्फ क्षमा दे सकता है और किसी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है। इसी तरह ब्लैकस्टोन महोदय कहते हैं कि ऐसा कोई कार्य करना या करने से विरत रहना जिससे सामान्य विधि के उपबंधों का उल्लंघन होता हो अपराध कहलाता है। स्टीफन महोदय ने इनसे अलग हटके परिभाषा दी और स्टीफन महोदय ने कहा कि अपराध ऐसा कार्य है जो कानून द्वारा निषिद्ध और समाज की नैतिक भावनाओं को आघात पहुंचाने वाला होता है। स्टीफन ने अपनी परिभाषा में समाज की नैतिक भावनाओं को साबित किया, अर्थात नैतिक भावनाओं को आघात पहुंचाने वाला कोई भी कार्य अपराध की श्रेणी में आता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि एक सक्षम व्यक्ति के द्वारा ऐसा कोई भी कार्य करना या कार्यलोप करना जो विधि के द्वारा निषिद्ध हो और उसके लिए दंड का प्रावधान कर रखा हो अपराध कहलाएगा। अब सेकंड अपन का पॉइंट है कि एक अपराध के कौन कौन से आवश्यक तत्व हो सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, प्रत्येक अपराध के 4 आवश्यक तत्व होना आवश्यक है। पहला है ह्यूमन बीइंग या हम कहते हैं व्यक्ति। दूसरा है आपराधिक मनस्थिति जिसको आम भाषा में मेंस-rea कहा जाता है। तीसरा है एक्ट सीरियस या उस अपराध का किया जाना, और चौथा है हानि या क्षति या इंजरी कह सकते हैं। पहला पॉइंट, मनुष्य। अपराध कार्य करने के लिए पहला आवश्यक तत्व ह्यूमन बीइंग या मनुष्य का होना आवश्यक है। व्यक्ति विधि में 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक व्यक्ति और दूसरा होता है कृत्रिम या विधिक व्यक्ति। प्राकृतिक व्यक्ति वह होता है जो शरीर धारण करता है और जिसमें सोचने की या समझने की शक्ति होती है। प्राकृतिक व्यक्ति को हम फिजिकल दंड भी दे सकते हैं और आर्थिक दंड भी दिया जा सकता है। दूसरे प्रकार का होता है विधिक व्यक्ति। यह ऐसा व्यक्ति है जो विधिक कल्पना के आधार पर व्यक्ति माना गया है। बाय फिक्शन मतलब कल्पना के आधार पर हम ये मान के चलते हैं कि यह व्यक्ति है। जुरिस्प्रूडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, विधि शास्त्र के अनुसार, तो ऐसा कोई भी अस्तित्व जो अधिकार और कर्तव्य धारण करता है व्यक्ति समझा जाता है। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत भी व्यक्ति शब्द की वैसी वाइड कंसेप्ट दी गई है जिसमें प्राकृतिक व्यक्ति के साथ साथ विधिक व्यक्ति को भी शामिल किया गया है। लेकिन व्यक्ति को लेके एक अंतर है। प्राकृतिक व्यक्ति को हम शारीरिक दंड भी दे सकते हैं, आर्थिक दंड भी दे सकते हैं, लेकिन विधिक व्यक्ति को सिर्फ आर्थिक दंड दिया जा सकता है। अपराध का दूसरा आवश्यक तत्व देते हैं मेंस-rea, जिसे अपन कहते हैं गलती इंटेंशन या बुरा आशय। अंग्रेजी दंड विधि के अंतर्गत यह नियम प्रचलन में है कि कोई भी कार्य अपराध नहीं होता जब तक कि उसे दोषपूर्ण आशय से न कर दिया जाए, और इस संबंध में लैटिन की एक प्रसिद्ध सूक्ति भी है, एक्टस नॉन फैसिट्रियम निसी मेंस-rea, अर्थात कार्य किसी को दोषी नहीं बनाता जब तक कि उसका दोषपूर्ण आशय न हो। इसका अर्थ यह हुआ कि ह्यूमन बीइंग के साथ साथ, ठीक है, दूसरा आवश्यक तत्व मेंस-rea या दोषपूर्ण आशय का होना आवश्यक है। लेकिन
अगर मनुष्य और दोषपूर्ण आशय दोनों मिल जाएं तो भी अपराध का गठन नहीं होगा, जब तक कि तीसरा तत्व अस्तित्व में नहीं आता। अपराध का तीसरा जो प्रमुख तत्व है वो है एक्टस रियस, अर्थात किसी कार्य का किया जाना। जब तक हम कोई भी कार्य मेंसरिया के होते हुए नहीं करते, तब तक अपराध अपना रूप धारण नहीं करता। एक्टस रियस के अंतर्गत अपराध या जो व्यक्ति अपराध करना चाहता है दोषपूर्ण आशय लेके, ठीक है, जब तक वह उसको अग्रसर में कोई भी काम नहीं करेगा, तब तक अपराध का गठन नहीं किया जा सकता या अपराध अस्तित्व में नहीं आएगा। मात्र व्यक्ति का होना और उसका दोषपूर्ण आशय होना अपराध गठित नहीं कर सकता, जब तक उसका एक्टिवेशन नहीं हो। लेकिन भारतीय दंड संहिता में कुछ ऐसे भी अपवाद बताए गए हैं जब मात्र मेंसरिया होने पर ही व्यक्ति की लायबिलिटी पैदा हो सकती है। जैसे अपन देखें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, अर्थात अपन कहते हैं आपराधिक षड्यंत्र। भारतीय दंड संहिता की धारा 120A और 120A(b) में इस अपराध का वर्णन है। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति कोई अपराध कार्य करने के लिए सहमत होते हैं या किसी वैध कार्य को अवैध कार्यों से करने के लिए सहमत होते हैं, तो वह क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के दोषी माने जाएंगे। आपराधिक षड्यंत्र एक ऐसा अपराध है जो मात्र मेंसरिया के होने पर ही लायबिलिटी पैदा कर देता है। ठीक है, आपराधिक षड्यंत्र में ह्यूमन बीइंग होता है और उनका दोषपूर्ण आशय होता है। मात्र इन दो एलिमेंटों के होने पर ही व्यक्ति की क्रिमिनल लायबिलिटी पैदा हो जाती है और हम उसे दोषी मान सकते हैं। इसी तरह से है डकैती के आशय से इकट्ठा होना। यदि कहीं 5 या इससे अधिक व्यक्ति लूट करने के आशय से एकत्रित हो जाते हैं तो हम उसके डकैती के लिए दोषी मान सकते हैं। ठीक है, कि आप डकैती की तैयारी करने के लिए दोषी हैं। ऐसे व्यक्ति हुए और मेंसरिया का एलिमेंट हुआ और उनकी लायबिलिटी पैदा हो गई। तो अपन देख सकते हैं कि भारतीय दंड संहिता में कुछ ही ऐसे अपवाद हैं जहां पर व्यक्ति और मेंसरिया मात्र 2 ही एलिमेंट होने पर अपराध उत्पन्न हुआ। अधिकांशतः ऐसा होता है कि ह्यूमन बीइंग और मेंसरिया अपराध को जन्म नहीं देते जब तक कि कोई एक्टस रियस न कर दिया जाए। अब अपन देखते हैं अपराध का चौथा आवश्यक तत्व और वो है क्षति। जब 3 एलिमेंट मिल जाते हैं अर्थात ह्यूमन बीइंग, मेंसरिया और एक्टस रियस अर्थात कार्य को किया जाना, तो एक्टस रियस का जो परिणाम होगा वो समाज को क्षतिकारक होगी। यह आवश्यक नहीं है कि व्यक्ति ने जो अटेम्प्ट किया उसमें वो सफलता प्राप्त कर ले। अगर ह्यूमन बीइंग ने दोषपूर्ण आशय रखते हुए कोई कार्य किया, उसमें सफलता प्राप्त कर ली, तो अपराध पूर्ण रूप से अस्तित्व में आ जाएगा। अगर अपराध पूर्ण रूप से अस्तित्व में नहीं आया तो भी अभियुक्त व्यक्ति की लायबिलिटी पैदा होगी। भारतीय दंड संहिता में ऐसे अपराधों को करने का प्रयत्न अलग से 511 में दंडनीय बनाया गया है। भारतीय दंड संहिता में कुछ अपराध ऐसे भी हैं जिनके लिए पृथक रूप से प्रयास को दंडनीय बनाया गया है। जैसे सदोष मानव वध का प्रयास करना दंड संहिता की धारा 308 के तहत दंडनीय बनाया गया है। हत्या का प्रयास करना दंड संहिता की धारा 307 के तहत दंडनीय बनाया गया है। अर्थात अगर कोई व्यक्ति अपराध करने का प्रयत्न करता है तो ऐसी व्यक्ति की लायबिलिटी पैदा हो जाएगी, और अगर व्यक्ति को अपने और करने में सफलता प्राप्त हो गई है तो उस व्यक्ति को अपराध की पूर्णता प्राप्त होने पर लायबिलिटी प्राप्त होगी और वह फुल फ्लैश दंड के लिए दोषी होगा, जो भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत निर्धारित है। अपराध की पूर्णता को लेकर भी भारतीय दंड संहिता में हम एक अपवाद को देख सकते हैं। हम ये कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने 4 एलिमेंटों की पूर्ति कर दी अर्थात उसे सफलता मिल गई तो उसकी लायबिलिटी पैदा हो गई। लेकिन दंड संहिता में एक सेक्शन ऐसा भी है जहां व्यक्ति इन 4 एलिमेंटों की पूर्ति करता है और लायबिलिटी उसकी पैदा नहीं होती। ऐसा अपराध है भारतीय दंड संहिता की धारा 309। अगर कोई भी व्यक्ति सुसाइड करने की कोशिश करता है और अगर वह सुसाइड करने में असफल रहता है तो उसने अपराध किया है। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति सुसाइड करने में सफलता प्राप्त कर लेता है तो हम उसकी कोई भी लायबिलिटी पैदा नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे व्यक्ति की डेथ हो चुकी है। तो अपन ये कह सकते हैं कि एक अपवाद ये भी है कि अपराध के चारों तत्व होने के बाद भी व्यक्ति की लायबिलिटी पैदा नहीं हुई, और वो है आत्महत्या का प्रयास। अगर व्यक्ति को इसमें पूर्णता प्राप्त हो गई है तो उसकी कोई भी लायबिलिटी पैदा नहीं होगी। डियर स्टूडेंट,
ठीक है। अपराध क्या है और अपराध के कौन कौन से आवश्यक तत्व हैं, मैंने ये आपसे डिस्कस किए। ठीक है, फिर एक बार रिपीट करता हूँ। अपराध के 4 आवश्यक तत्व हैं। ठीक है, मनुष्य, दूसरा है आपका दोषपूर्ण आशय या मेंसरिया, तीसरा है अपराधिकार एक्टसरियस, और चौथा है क्षति या हानि। अपराध की एक यह भी विशेषता है कि अपराध राज्य के विरुद्ध कार्य माना जाता है। इट इज़ एन ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट। इसलिए जब कभी भी अपराध किसी व्यक्ति के विरुद्ध किया जाता है तो हम ये मान के चलते हैं कि वह अपराध राज्य के विरुद्ध किया गया है, अतः राज्य के द्वारा ही कार्रवाई की जाती है। ठीक है, पीड़ित व्यक्ति की पक्ष से स्टेट उसमें पक्षकार बनता है और जो अभियुक्त व्यक्ति है उसके विरुद्ध सरकार वर्सेस के नाम से केस चलाया जाता है। दैट्स ऑल। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द वेरियस स्टेजेस ऑफ क्राइम। एक अपराध के विभिन्न चरण कौन कौन से होते हैं। थैंक यू।